रात के गहरे साए में 2082 के सोनापुर गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था और सितारों की चमक भी फीकी पड़ चुकी थी। दूर कहीं से सियारों की लंबी डरावनी आवाजें आ रही थीं, जो सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थीं। लेकिन उस रात सन्नाटा सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि गांव के सबसे अमीर और घमंडी लोगों के आलीशान बंगलों के अंदर भी था। दीवारों के पीछे से चीखने और कराहने की आवाजें आ रही थीं। ऐसी आवाजें मानो कोई अदृश्य शक्ति अंदर मौजूद लोगों को नोच रही हो, उनकी आत्माओं को तड़पा रही हो। गांव के बूढ़े बुजुर्ग अपनी चारपाइयों पर कांप उठे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे समझ गए थे कि सोनापुर के ऊपर आया हुआ ये नया संकट कोई सामान्य घटना नहीं है। यह सालों पहले हुई एक भयानक अन्यायपूर्ण मौत का नतीजा है। यह कहानी है धन के घमंड, सत्ता के लालच और एक बेगुनाह लड़के की उस आत्मा की जो अपना इंसाफ लेने के लिए वापस लौट आई थी। 2062 में सोनापुर एक ऐसा गांव था जहां गरीबी और बदहाली ने अपने पैर जमा रखे थे। फसलें खराब होती थीं, पानी की कमी थी और लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते थे। गांव के ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और चारों तरफ निराशा का माहौल था। लेकिन इस गरीबी के बीच 4 लोग ऐसे थे जिनके पास बेहिसाब दौलत थी और जिनका घमंड आसमान छू रहा था। अज्जू, गांव का सबसे धूर्त और चालाक इंसान। उसकी आंखें हमेशा दूसरों की कमजोरियों को तलाशती रहती थीं। उसके पास अथाह पैसा था और वह इस पैसे के दम पर किसी को भी झुका सकता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों को डराकर या बहला फुसलाकर अपना काम निकलवाना। वह हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज न उठाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका असीमित लालच। उसे हमेशा और ज्यादा पैसा चाहिए होता था, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। ज्ञान, अज्जू का दाहिना हाथ और उसका सबसे अच्छा दोस्त। वह एक कुख्यात जुआरी था और हमेशा दूसरों को धोखा देकर उनके पैसे लूट कर ही कमाता था। ज्ञान की ताकत उसकी मीठी जबान थी, जिससे वह किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेता था। वह लोगों को बड़े बड़े सपनों में उलझाता और फिर उनका सब कुछ छीन लेता। लेकिन उसकी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या और धोखाधड़ी की आदत। वह कभी किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता था, खासकर जब वह खुद किसी से बेहतर कर रहा हो। सोनिका, गांव की सबसे खूबसूरत लेकिन उतनी ही अहंकारी औरत। वह अपने पैसे और रुतबे का इस्तेमाल करके गांव की गरीब और सीधी सादी औरतों को नीचा दिखाती थी। उसकी ताकत थी उसका आकर्षक व्यक्तित्व और दिखावा, जिससे वह आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। वह हमेशा गांव में सबसे अलग और खास दिखना चाहती थी। उसकी कमजोरी थी उसका बेहिसाब घमंड और अपनी सुंदरता पर अत्यधिक भरोसा। वह सोचती थी कि कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोकेश, गांव का जमींदार और सबसे बड़ा सूदखोर। उसने अपनी निर्दयता से गांव की ज्यादातर जमीन हथिया ली थी। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था और जब वे उसे चुका नहीं पाते थे तो उनकी जमीन और घर हड़प लेता था। उसकी ताकत थी सत्ता और संपत्ति, जिससे वह गांव के लोगों को गांव से निकालने की भी धमकी दे सकता था। उसकी कमजोरी थी उसकी निर्भयता और दूसरों के प्रति दया का न होना। उसे लगता था कि वह किसी भी कानून या इंसान से ऊपर है। इन चारों की वजह से गांव के लोग हमेशा परेशानी में रहते थे। वे लोगों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें परेशान करते थे और उनकी हालत का फायदा उठाते थे। सोनापुर गांव इन चारों के घमंड और लालच की गिरफ्त में था। इसी गांव में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब बूढ़ी औरत अपनी पोती नैना के साथ रहती थी। उनका पोता राइस्टार शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। राइस्टार मेहनती और समझदार था। जब गर्मियों की छुट्टियों में वह अपनी दादी के पास सोनापुर आया तो गांव की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि लोग भुखमरी और बेबसी से जूझ रहे थे। चारों तरफ निराशा और उदासी पसरी हुई थी। राइस्टार ने फैसला किया कि वह अपने गांव के लिए कुछ करेगा। वह नहीं चाहता था कि उसके गांव के लोग यूं ही गरीबी में जीते रहें। उसने गांव के लोगों को पैसे कमाने के नए तरीके सिखाने का बीड़ा उठाया कि बर्तन बनाना, कपड़े पर कढ़ाई करना और जैविक खेती के बारे में बताया। उसने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने कौशल का उपयोग करके आत्मनिर्भर बने। धीरे धीरे गांव के लोगों ने पहली बार उम्मीद की एक किरण देखी। उन्होंने राइस्टार की बात मानी और उसके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। राइस्टार की मेहनत और लगन से गांव में छोटे छोटे
बदलाव आने लगे। लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे और उसके प्रति उनका विश्वास बढ़ता गया। राइजस्टार गांव का एक मसीहा बन गया था। लेकिन यह बात अज्जू, ज्ञान, सोनिका और लोकेश को पसंद नहीं आई। उन्हें डर था कि अगर गांव के लोग आत्मनिर्भर हो गए तो वे उनकी गुलामी करना बंद कर देंगे। उनकी सत्ता और प्रभाव खतरे में पड़ जाएगा। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे। एक दिन राइजस्टार ने गांव के लिए एक बड़ी योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक बड़ा हस्तशिल्प बाजार लगाएगा और शहर से बड़े बड़े व्यापारियों को बुलाएगा ताकि गांव के उत्पादों को बेहतर दाम मिल सके। यह सुनकर चारों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने महसूस किया कि राइजस्टार उनके साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा था। उनका घमंड और असुरक्षा इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने मिलकर एक भयानक साजिश रची। आधी रात का समय था। गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। राइजस्टार अपनी दिन भर की मेहनत के बाद गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर बैठा भविष्य की योजनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी अंधेरे से अज्जू, ज्ञान, सोनिता और लोकेश वहां पहुंचे। उनकी आंखों में लालच और नफरत साफ झलक रही थी। तुम हमारे काम में दखल क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे बड़े बन जाओगे? अज्जू ने अपनी धूर्त हंसी के साथ पूछा। राइजस्टार ने शांत और नम्रता से जवाब दिया, मैं बस गांव की मदद करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लोकेश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमें चुनौती दे सकते हो? इस गांव पर हमारा राज है और जो हमारे खिलाफ जाता है उसका अंजाम बुरा होता है। राइजस्टार ने उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की। आप लोग गलत कर रहे हैं। अगर गांव खुशहाल होगा तो आप लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन उनका घमंड और अज्ञानता उनकी आंखों पर पर्दा डाल चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अचानक राइजस्टार पर हमला कर दिया। राइजस्टार ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। उसने उनका सामना किया, लेकिन वे 4 थे और वह अकेला। उन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा, उसके शरीर पर कई घाव दिए। जब वह बेहोश हो गया तो लोकेश ने कहा, इसे यहीं खत्म कर दो, कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। उन्होंने राइजस्टार को उठाया और पास के एक सूखे गहरे कुएं में फेंक दिया। वे हंसते हुए वहां से चले गए, यह सोचकर कि उन्होंने अपनी समस्या हमेशा के लिए खत्म कर दी है और किसी को कभी पता नहीं चलेगा। राइजस्टार की मौत के बाद गांव में फिर से निराशा छा गई। उसकी दादी और बहन नैना का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन राइजस्टार की आत्मा को शांति नहीं मिली। अधूरी इच्छाएं और अन्यायपूर्ण मौत उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उस गहरे कुएं से राइजस्टार की आत्मा बाहर निकली। वह अब कोई मासूम लड़का नहीं था, बल्कि एक भयंकर बदला लेने वाली शक्ति बन चुका था। उसने कसम खाई कि वह उन 4 को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह अपने जीवन का और अपने गांव का इंसाफ नहीं ले लेता। कुछ दिनों बाद सोनापुर गांव में अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले अज्जू को अनुभव हुआ। रात के अंधेरे में उसे अपने आलीशान बंगले में राइजस्टार की फुसफुसाहट सुनाई देती। तुम्हें मेरे लालच की वजह से मारना पड़ा, अब तुम्हारा लालच ही तुम्हें खा जाएगा। राइजस्टार की आवाज हवा में गूंजती। अज्जू की तिजोरियों से सोने के सिक्के अपने आप गायब होने लगे। उसकी तिजोरी का ताला अपने आप खुल जाता और जब वह सुबह उसे खोलता तो उसे अपने बेशकीमती हीरे जवाहरात की जगह सिर्फ सूखे पत्ते या कंकाल दिखते। उसका असीमित लालच अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। वह रात रात भर जागता, अपनी तिजोरियों को देखता रहता, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और उसकी धूर्तता अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा पा रही थी। वह राइजस्टार का सामना क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे अपने लालच का हर वो अंश वापस चाहिए था जो गायब हो रहा था, और उसका डर उसे सोने नहीं दे रहा था। ज्ञान का पतन। ज्ञान को लगा कि वह अपनी चालाकी से बच जाएगा, लेकिन राइजस्टार ने उसे भी नहीं छोड़ा। राइजस्टार की आत्मा उसके जुए के खेल में घुस गई। ज्ञान जहां भी जुआ खेलता वह हार जाता। उसका सारा पैसा जो उसने धोखे से कमाया था पल भर में खत्म हो गया। उसे रात में मरे हुए जुआरियों की आत्माएं दिखती जो उसे मार डालने की धमकी देती। मैं हमेशा धोखा देकर जीता था, लेकिन आज मैं खुद हार रहा हूँ, ज्ञान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी धोखाधड़ी की आदत ने ही उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया था। वह दिवालिया हो गया था और उसे पता था कि उसे इस अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। सोनिता का अहंकार खंडित। सोनिता को लगा कि उसका घमंड और सुंदरता उसे बचा लेगी, लेकिन राइजस्टार की आत्मा ने उसे भी परेशान करना शुरू किया। सोनिता के आईने में उसका चेहरा डरावना दिखने लगा, कभी बूढ़ा कभी कंकाल। उसका मेकअप अपने आप बिगड़ जाता, उसके खूबसूरत कपड़े फट जाते। वह जहां भी जाती उसे लगता कि कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हैं। एक दिन जब वह तैयार हो रही थी तो उसे आईने में राइजस्टार का गुस्सा भरा चेहरा दिखाई दिया। तुमने अपने घमंड के लिए मुझे मार डाला, अब तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी पहचान मिटा देगा। राइजस्टार की आवाज आई। उसकी सुंदरता पर अत्यधिक भरोसा और घमंड अब उसकी
सबसे बड़ी सजा बन गई थी। उसे यह सब इसलिए सहना पड़ रहा था क्योंकि उसकी पहचान, जो उसके रूप पर आधारित थी, अब खतरे में थी और उसे राइस्टार के सामने अपनी असली रूप में आना पड़ रहा था। लोकेश को लगा कि उसका पैसा और रुतबा उसे हर चीज से बचा लेगा, लेकिन राइस्टार की आत्मा ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसकी जमीन पर अपने आप सूखे पेड़ उगने लगे, उसकी फसलें सड़ने लगीं और उसकी सारी संपत्ति बंजर होने लगी। उसे रात में डरावने सपने आते थे जिनमें वह राइस्टार को मारता था और कुएं में फेंकता था। अपने आप को रोक नहीं पाता था और हर रात उसी कुएं के पास जाता था जहां उसने राइस्टार को मारा था। मैंने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम की जान ली, लोकेश ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी निर्दयता ने उसे राइस्टार की आत्मा का शिकार बना दिया था। उसे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए राइस्टार का सामना करना ही पड़ा क्योंकि उसकी सारी ताकत उससे छीनी जा रही थी। ये चारों राइस्टार की आत्मा से बुरी तरह परेशान थे। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और उनका दिन डर में बीतता था। वे एक दूसरे से बात करने लगे, अपनी कहानियां साझा की और महसूस किया कि वे सब एक ही अदृश्य शक्ति से पीड़ित थे। उनका घमंड टूट रहा था और वे पहली बार बेबस महसूस कर रहे थे। उन्हें अपनी खोई हुई दौलत, जुए में हारी हुई संपत्ति, बिगड़ता हुआ रूप और बंजर होती जमीन वापस चाहिए थी। उन्हें लगा कि राइस्टार को कुएं से बाहर निकालकर उन्होंने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया है। उन्होंने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जिन लोगों को उन्होंने सालों तक सताया था, वे अब उन्हें उसी हालत में देखकर चुप थे। वे समझ गए थे कि उन्हें अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी। उन्हें राइस्टार का सामना करना ही पड़ेगा। आधी रात को उन सभी को एक ही सपना आया। उन्होंने देखा कि राइस्टार उन्हें उसी कुएं के पास बुला रहा था जहां उन्होंने उसे मारा था। वह एक काली परछाई के रूप में कुएं के किनारे खड़ा था और उन्हें अपने पास बुला रहा था। वे डर गए, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उनकी रातों की नींद, उनका सुकून, उनका पैसा, सब कुछ राइस्टार की आत्मा ने छीन लिया था। उन्हें लगा कि शायद कुएं पर जाकर वे इस आतंक से छुटकारा पा सकते हैं। डर और हताशा से भरे हुए वे चारों रात के अंधेरे में कांपते हुए कदमों से उसी कुएं की तरफ बढ़े। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत की आहट हो। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां राइस्टार खड़ा था। वह एक डरावनी धुंधली परछाई की तरह लग रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुमने मुझे मार डाला, राइस्टार ने एक धीमी डरावनी आवाज में कहा, जो हवा में गूंज उठी। और अब मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा। अचानक जमीन कांपने लगी। एक भयानक भूकंप आया और कुएं से एक ठंडी जहरीली हवा आई। उस हवा ने उन चारों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। वे बहुत डर गए थे। उन्होंने एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया, यह सोचकर कि दूसरा मर जाएगा और वे बच जाएंगे। अज्जू ज्ञान को धकेल रहा था। सोनिका लोकेश पर चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया। चीखें हवा में घुल गईं और वे एक एक करके उस गहरे काले कुएं में समाते चले गए। उनकी चीखें धीरे धीरे धीमी पड़ती गईं और अंत में सन्नाटे में बदल गईं। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि चारों के आलीशान बंगलों पर हमेशा के लिए ताला लगा हुआ था। गांव के लोगों ने उन्हें ढूंढा, पुलिस को बुलाया, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। उनका कोई निशान नहीं था। उनकी सारी दौलत, उनके सारे दस्तावेज, सब कुछ वहीं छोड़ दिया गया था। गांव के बूढ़े लोगों ने कहा कि वे गायब हो गए हैं। कोई कहता था कि राइस्टार की आत्मा ने उन्हें मार दिया था और उन्हें उसी कुएं में खींच लिया था जहां उन्होंने उसे मारा था। तो कोई कहता था कि वे अपने पापों के डर से कहीं दूर भाग गए थे, लेकिन कोई भी सच नहीं जानता था। सोनापुर गांव में राइस्टार की आत्मा का आतंक समाप्त हो गया था, लेकिन उस रात की घटना एक अनसुलझा रहस्य बन गई थी। आज भी सोनापुर के लोग रात में उस कुएं के पास जाने से डरते हैं और कई बार रात के सन्नाटे में उन्हें दूर से चीखने और कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो उस कुएं में कुछ ऐसा कैद हो जो कभी शांत नहीं हो सकता। क्या वे चारों वास्तव में मर गए थे या वे किसी ऐसी जगह पर कैद हो गए थे जहां से कोई वापसी नहीं थी? यह सवाल आज भी सोनापुर गांव के लोगों के मन में